साथियों नमस्कार। YouTube चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर आपका स्वागत, अभिनंदन। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य प्रथम की पाठ्यपुस्तिका सरयू के 11वें काव्यखंड के संबंध में अध्ययन करेंगे। सुमित्रा नंदन की या प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की दो कविताएं, एक का नाम भारत माता और दूसरी धरती कितना देती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भारत माता कविता को पढ़ लिया, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी कविता जिनका अभी अध्ययन करने वाले हैं, धरती माता कितना देती है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर एक जो वीडियो आपको मिलेगा उसकी सूचना सुनिश्चित हो जाएगी। तो इसलिए बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को भी दबाएं। तो चलिए पहले हम धरती माता कितना देती है कविता की मूल थीम क्या है, उसका पाठ परिचय देखेंगे। दूसरी कविता धरती कितना देती है पंत के भाग्यवादी दर्शन पर आधारित है। तो ये जो कविता है जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे वो सुमित्रा नंदन पंत के भाग्यवादी दर्शन जो है उस पर आधारित है। इसमें कवि स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। निश्चित रूप से जो व्यक्ति जिस कर्म में रत होगा उसको फल भी उसी तरह का मिलेगा। इसलिए जैसा बोओगे वैसा पाओगे, यह उक्ति चरितार्थ होती है। अतः व्यक्ति को स्वार्थ और लोभ के वशीभूत होकर कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम अच्छा न हो। यानी कि हम किसी के आगोश में आकर के अगर इस प्रकार का काम करते हैं जो ठीक नहीं है, जो न्यायोचित नहीं है, तो ऐसे काम का परिणाम भी हमें बुरा मिलेगा। इसलिए सुकर्म और अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये था इस कविता का पाठ परिचय। अब हम सीधा पाठ को पढ़ेंगे। छायावादी कवियों में से एक कवि सुमित्रा नंदन पंत है, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनकी दूसरी कविता धरती कितना देती है, इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, सरल भाषा में खड़ी बोली में लिखी गई, कठिनाई बहुत कम ही देखने को मिलेगी। आ धरती कितना देती है, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी, और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। छोटे बच्चे या एक मासूम का किस प्रकार से विचार है या किस प्रकार से वो काम को करता है, उसी चीज़ को इसमें उकेरा गया है। कि जब कभी कहते हैं मैं छोटा था तो कुछ पैसे लेकर के और घर में उगा दिए जाते हैं, और उनको लगता है कि इन पैसों के माध्यम से मैं सेठ बन जाऊंगा, यानी कि मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, और इसलिए रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी। मधुर का मतलब शानदार, सुंदर, और कलदार यानी कि सिक्के जो सांचे में ढले हुए हो। फिर देखिए, और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये सिक्के उग कर के ज़्यादा हो जाएंगे, मैं विकसित हो जाऊंगा और सेठ या साहूकार बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक नए अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। अब देखिए,
वो छोटा बच्चा, उनके विचार आता है कि इस बंजर जिसमें कुछ भी पैदा न हो, ऐसी धरती में कोई बीज, अंकुर बीज को कहते हैं, वो नहीं निकला। बंदिया मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, बंदिया जिनमें पैदाइश की गुंजाइश न हो। और इस तरह की धरती में मैंने जो पैसे बोए थे उसमें कोई पैसा फूला नहीं, विकसित नहीं हुआ। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। और मेरे सेठ बनने के सपने, मेरे बड़े साहूकार बनने के सपने धूल में मिल गए, नष्ट हो गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, और मैं दुखी होकर के कई दिनों तक उन पैसों के फल के विकसित होने को देखता रहा। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, और बच्चों की इसी कल्पना के अपलक यानी कि बिना पलक झपकाए पावड़े बिछाकर, यानी कि किसी अभ्यागत की अगवानी के लिए हम उनके सम्मान में किस खातिर आगे चलते हैं। इस तरह से मैं लगातार उस जगह को देखता रहा जहाँ मैंने सिक्के बो करके और सेठ बनने का सपना समझोया था। अब आप आगे देखें। मैं यबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। ये देखिए, पंत कहते हैं कि मुझ में समझ नहीं थी, मुझे बोध नहीं था, मुझे ज्ञात नहीं था। मैंने तो उन पौधों में रोपण तो ममता का किया था, लेकिन सिंचन तृष्णा का किया था, जिसका परिणाम ये रहा कि मुझे कलदार सिक्के या सांचे से या मशीनों से ढले हुए सिक्के प्राप्त नहीं हो सके। अर्धसती है राती निकल गई तब से, और ऐसे ऐसे लगभग आधी सती यानी कि 50 साल बीत गए, लेकिन वो सिक्के जो मैंने उगाए थे वो नहीं उगे। कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने, और ऐसे कई सारे मधु या बसंत आए और चले गए। ग्रीष्म ऋतु तपी, वर्षा ऋतु फूली और शरद ऋतु मुस्काई। सी कर हेमंत कपे, और शरीर को कपाने वाली, शरीर को कंप कपाने वाली हेमंत ऋतु भी चली गई। तरु झरे खिले वन, वृक्ष भी झड़ गए, वन में भी खिले, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे सिक्के उगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमने पढ़ा ममता का रोपण था, तृष्णा का सिंचन था। और आगे देखिए, और जब फिर से गाड़ी ऊदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, और धीरे धीरे काले और बैंगनी रंग के बादल धरती पर बारिश होती है, और इतनी अच्छी बारिश होती है। और तब मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तय ने यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। और जब बारिश होती है, सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि मैंने उस मिट्टी में सेम के बीज मजाक मजाक में, कौतूहल में बो दिए। सेम के बीज की यहाँ पर बात आई है, जब बरसात के दिनों में कवि या सुमित्रानंदन पंत बोते हैं, भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हो, और ऐसे लगा जैसे भूमि के आंचल में मणि मोती और माणिक बांध दिए गए हो। फिर आप आगे देखें। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। छोटी सी घटना कौन सी? सेम के बीज को बोने की, लेखक बो करके, और वो उस चीज़ को भूल जाता है। और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन, और ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं थी जिसको हम मन में रखें। छोटे से सेम के बीज थे, वो मैंने धरती की कोख में डाल दिए। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, अचानक शाम के समय आंगन में टहलते वक्त पंत क्या देखते हैं, उससे हर्ष विमुख हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कोई नव आगत छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए है। छाता कहूँ कि विजय पताकाएँ जीवन की। और उसके बाद उस आंगन में देखते हैं तो हर्ष और विस्मय का अद्भुत मिश्रण उनको होता है कि देखा आंगन के कोने में छोटे छोटे मेहमान, वो सेम के बीज जिनको कौतूहल बस बोया गया था, और वो ताने हुए अपने तंबू बना करके घर के आंगन में
खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे विजय पताका हो या जीत की ध्वजाएं हों, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, हरे हरे उल्लास से भरे, यानी कि प्रसन्नता के साथ और पूरी ताकत के साथ धरती को चीर करके वो निकल करके आंगन के पास में जहाँ कवि ने इनको बोया था वहाँ दृष्टिगत होते हैं। आगे देखिए, पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते, डिंब तोड़ कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। चिड़िया के बच्चे अंडे को तोड़ करके किस प्रकार से बाहर निकलते हैं, ठीक उसी प्रकार से सेम के बीज धरती की कोख को तोड़ करके, उस डिंब को तोड़ करके, और ऐसा लग रहा है कि वो उड़ने को आतुर है या उड़ने को उत्सुक है। डिंब जो है, डिंब अंडे को कहते हैं। निर्निमेष क्षण भर में उनको राह देखता, सहसा मुझे स्मरण आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और बिना पलक झपकाए कवि उनको लगातार देखता है और उनको बाद में इस चीज़ की प्रतीति हो जाती है कि मैंने ही यहाँ पर कुछ बीज सेम के बोए थे, प्रतिफल ये उग करके तैयार हुए हैं। अब आप आगे देखें, और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन, मेरी आँखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। और छोटे छोटे पौधों की ये पलटन, पलटन सेना को कहते हैं, सेना की टुकड़ी को कहते हैं। और कभी कहते हैं मेरी आँखों के सामने बड़े गर्व के साथ में अपने छोटे पैर को पटक पटक करके, उठा उठा करके श्री वृद्धि कर रही थी, बढ़ रही थी। अब देखिए, तब मैं उनको राह देखता, धीरे धीरे अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। और धीरे धीरे आप देखें कि जो सेम के बीज धरती पर डाले गए थे वो छोटे छोटे पत्तों से लद करके और झाड़ियाँ भर गई, पास में खूब सारे फैल गए, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। और छोटे छोटे हरे भरे कई सारे चंदोवे, यानी कि छोटे छोटे सामियाने की तरह फैल जाते हैं। बेलें फैल गई बल खा आंगन में लहरा, और जो बेलें, जो लताएं थी वो पूरे आंगन में जहाँ पंत का घर था उसमें फैल गई, उनका विस्तार हो गया। और सहारा लेकर बाड़े सी टट्टी का हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। और जैसे ही वहाँ पर टट्टी या एक दीवार सी खड़ी कर दी जाती है, उसका सहारा लेकर के ऊपर चढ़ कर के नीचे इस प्रकार से उतर रही थी जैसे कोई पहाड़ से झरना टूट पड़ता हो, इसी तरह से वो टट्टी पर चढ़ कर के नीचे उतर रही थी। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है, वंश में श्री वृद्धि कैसे होती है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे झांगों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के अंशमुख नभ से। छोटे छोटे तारों से छितरे, पूरी तरह से फैले हुए और फूलों के छींटों की तरह और झाग से लिपटे लहरी श्यामल की तरह, और अमावस के जो हंसमुख चंद्रमा की तरह या अमावस के चंद्रमा की तरह ये दिख रहे थे। छोटे चोटी के मोती से, यानी कि शिखर के जो मोती होते हैं या चोटी के जो मोती होते हैं, और जो आंचल या पल्लू के छोटे छोटे बूटे होती हैं, लताएं होती हैं, इसी प्रकार से सेम के बीज भी दिख रहे थे। ओह, समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, और जैसे जैसे समय बढ़ा तो उसमें कई सारी फलियां टूट करके आई। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, अनंत, एक नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेम के बीज का जो गुण धर्म ठहरा, पतली चौड़ी कलियां, उफ, उनकी क्या गिनती, अनंत, लंबी लंबी अंगुलियों के जैसी और नन्ही नन्ही तलवारों के जैसी, तलवार की धार के जैसी तीखी, पन्ने के प्यारे हारों से, पन्ना
पन्ना आभूषण को कहता है। उनसे बनने वाले प्यारे प्यारे हार के जैसी झूठ न समझें, चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती, और चंद्रमा की कलाओं की तरह वो लगातार बढ़ती जा रही थी। सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिल मिल कर कचपचिया तारों सी। और कचपचिया कहते हैं कृत्तिका नक्षत्र के जो तारों का समूह होता है। इस प्रकार से वो सेम के बीज की फलियां और कलियां घर के आंगन में, घर की चार दीवार में, घर की टट्टी में, सब जगह फैल गई। अब आप आगे देखें। इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई, सुबह शाम वे घर घर पकी, पड़ोस पास के हर जगह बांटी गई। हर लोग जो उनसे संबंध रखते थे कवि से, सब तक पहुंची। जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाई, सब लोगों में बांटी गई। बंधु बांधुओं में, मित्रों में, अभ्यागत मेहमानों में, मंगतों में, मांगने वालों में, जी भर भर दिन रात मोले भरने खाई। और पूरे परिवार में, पूरे गांव में एक प्रकार से सेम के बीज बांटे जाते हैं। और कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। आगे देखिए, ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है। ये अपने प्यारे पुत्रों को नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। शुरू में धरती के महत्व को नहीं समझने के कारण कवि ने पैसे बो करके और सेठ बनने का सपना संजोया था। वो उनकी नासमझी थी, धरती को उन्होंने बंजिया माना था। लेकिन अब सब कुछ धरती से सेम के बीज प्राप्त हो गए। तब कहते हैं, बचपन में निज स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर, रत्न प्रस्विनी हे वसुधा अब समझ चुका हूँ। रत्न प्रस्विनी यानी कि रत्नों को जन्म देने वाली, वसुंधरा जिसको कहते हैं, आभूषण जिनके कोख में रहते हो, इसमें सच्ची ममता के दाने बोने हैं। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, लोगों की ताकत के बीज बोने हैं। इसमें मानवता ममता के भी दाने बोने हैं। इंसानियत का, मानवता का बीज इस धरती की कोख में डालना है, जिससे उगल सके फिर धूली सुनहरी फसलें। मानवता के जीवन श्रम से हंसे दिखाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो इस तरह से धरती कितना देती है, भाग्यवादी दर्शन पर आधारित पंत की ये इस अध्याय की दूसरी कविता जिसकी हमने चर्चा की। वैसे खड़ी बोली की कविता है, सामान्यतया कठिनाई इसमें आती नहीं है। और फिर भी अगर कहीं आपको जटिलता लगती है तो उसके कठिन शब्दार्थ को देख लें, एक दो बार पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और सुझाव भी दें कमेंट बॉक्स में, ताकि आपके सुझाव पर विचार किया जाए और नए तरीके से पेश हुआ जाए। अब लेते हैं आप सभी से इजाज़त, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।